सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी 2026 का जो ग्रेजुएट लेवल का आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। जो कि एग्ज़ाम का डेट है हमारा 16 मार्च से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 16 मार्च से लेकर आपका 27 मार्च तक जो है ये आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। ठीक है, तो अब आपके एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बच चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको 1 मंथ से भी आपको कम टाइम बच चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आपका हाई स्कोरिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे आपको फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ाऊंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप एक क्वेश्चन मेरा आप देखें, मैं आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर समझा देती हूँ कि जो आपका जो सिलेबस है आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो है टोटल कितना टाइमिंग मिलेगा। आपको सिर्फ 90 मिनट मिलेगा आपको इस एग्जाम के लिए। ठीक है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें से आपको जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से आपको 40 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा आपको जनरल अवेयरनेस से रहता है 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता है, जो कि निगेटिव मार्किंग। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसमें जो निगेटिव मार्किंग है ना, वो 1/3 का जो है निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/3 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कौन सा रेलवे स्टेशन हेरिटेज साइट में आता है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन है जो हेरिटेज साइट में आता है। हावड़ा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नई दिल्ली या फिर गोरखपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है ये आपके हेरिटेज साइट में आता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इसे जो है हेरिटेज में शामिल कब किया गया है। तो याद रखिएगा इसे जो है 2004 में जो है विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। ठीक है, 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये आपके कहाँ है। तो याद रखिएगा ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके बाद आपको याद रखना है कि पहले जब ये अभी जो इसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पहले इसका नाम ये नहीं था। पहले इसका नाम क्या था? विक्टोरिया टर्मिनस था। ठीक है ना, तो पहले इसका नाम जो था ना, पहले नाम यानी प्रारंभिक नाम भी मैं यहाँ पे लिख सकती थी। ठीक है, तो पहले इसका नाम क्या था? विक्टोरिया, विक्टोरिया, विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है, और जो छत्रपति शिवाजी नाम कब रखा गया था? तो छत्रपति शिवाजी याद रखिएगा 1996 में। ठीक है, 1996 में ये नाम रखा गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। याद रखिएगा इसे हेरिटेज में कब शामिल किया गया? 2004 में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हावड़ा के बारे में आपको याद रखना है। हावड़ा जो है ना, ये भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। इसके बाद आपको याद रखना है जो आपका नई दिल्ली है, नई दिल्ली जो है ना, ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं। तो याद रखिएगा कि कौन सबसे व्यस्त है, कौन सबसे बड़ा है, किसे हेरिटेज में शामिल किया गया है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट आरएस लिख देती हूँ, इससे आप समझ जाइएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि गोरखपुर जो है ना, गोरखपुर के बारे में आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो बहुत लोग मानते हैं कि गोरखपुर जो है ना, ये मतलब सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर है। लेकिन अब जो है ये सबसे लंबा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म।
दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, तो इसकी जो अगर मैं लंबाई की बात करूं तो ये कितनी है, तो 1366 मीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई कितनी है, 1366 मीटर। ठीक है, 1366 मीटर। तो जगह की वजह से ना मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है, आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1366 मीटर। इसके बाद यहाँ पे अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए, यहाँ पे मैं बॉक्स बना देती हूँ। ठीक है, एक प्रश्न के लिए मैं यहाँ पे आपको बॉक्स बनाती हूँ, और यहाँ पे आपसे अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि आपको बताना है कि जैसे गोरखपुर जो है ये दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, तो अगर आपसे पूछा जाए भारत या फिर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म या फिर भारत का। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आप समझ जाइएगा। तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वो है आपका हुबली जंक्शन। ठीक है, जो कि कहाँ है, तो ये है आपका कर्नाटक में। ठीक है, हुबली जंक्शन। ठीक है, जो कि ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है सबसे लंबा है, तो इसकी लंबाई आपको याद रखनी है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ कि ये हुबली जंक्शन की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई है 1507 मीटर। ठीक है, 1507 मीटर। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे है ना, ये अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन आपके लिए बनता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना पॉइंट आप याद रखेंगे, और ये भी याद रखिएगा कि 2023 में जो है इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है इसको। ठीक है ना, हबली जंक्शन को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 31 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो 31 जनवरी 2026 को जो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, 31, 34, 33 या फिर 32। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुआ था। ठीक है, 31 जनवरी 1992 को हुआ था। 1992। ठीक है, तो 1992 से अगर आप अभी जोड़ेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा सी है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, पहली अध्यक्ष। पहली अध्यक्ष आपको याद रखना है, और वर्तमान में जो अध्यक्ष है ना, वो ये दोनों याद रखना है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष। तो पहली अध्यक्ष कौन है, तो पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। जयंती पटनायक। ठीक है, और जो वर्तमान में अध्यक्ष थे वो कौन थी, तो याद रखिएगा वर्तमान में है आपके विजय किशोर राहटकर। विजय किशोर राहटकर। विजय किशोर, विजय किशोर रहाटकर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारत की संभावित जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 फरवरी 2026 को आपका जो है बजट पेश हुआ था। ठीक है, 1 फरवरी 2026 को, और ये जो बजट पेश हुआ था जो कि किसने किया था, तो ये हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उन्होंने पेश किया था। ठीक है, निर्मला सीतारमन ने
सीतारमण, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि ये जो 1 फरवरी 2026 को जो बजट पेश हुआ था, ये जो है आपका कैमा बजट था। तो याद रखिएगा 1 फरवरी 2026 को जो बजट पेश हुआ था, ये निर्मला सीतारमण का जो है ये 9वां बजट था, ठीक है। निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट था, ठीक है। इसमें इसके साथ आपको यहाँ पे ये बोला है कि 2025 से 26 के अनुसार जो है जो 2027 की जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कितने रहने का अनुमान है, तो ये आपको याद रखना है 6 पॉइंट आपका जो है 8 से लेकर के आपका 7.2% तक रहने का अनुमान है। तो ऑप्शन हमारा जो सी है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है कि ये जो आपका 1 फरवरी 2026 को जो बजट पेश किया गया था, इसकी जो थीम जो थी वो क्या थी, तो याद रखिएगा इसकी जो थीम थी ना वो था विकसित भारत, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत। विकसित भारत, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध फसल नृत्य है। तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जो प्रसिद्ध फसल नृत्य है वो कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जवारा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन ए में जो आपका मारूनी है, ये जो है ना ये आपका कहाँ का है, तो याद रखिएगा ये नेपाल और सिक्किम के क्षेत्र का है, ठीक है ना। ये कहाँ का है, ये आपको याद रखना है, ये नेपाल और सिक्किम का है। नेपाल और सिक्किम का है। इसके बाद अगर मैं छरबा की बात करूँ तो याद रखिएगा छरबा जो है यह नृत्य आपके उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का। और ढालों की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये आपके गोवा और गोवा का जो कोंकण क्षेत्र है ना वहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गोवा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपका जवारा। तो जवारा के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे तो याद रखिएगा ये जो है ना आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है सबसे प्रसिद्ध फसल नृत्य है, ये आपको याद रखना। और ये जो होता है ना ये नवरात्रि और जो है ना फसल कटाई के समय जो है ये नृत्य होता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा इसमें क्या होता है कि महिला जो होती है ना वो सर पे मतलब कि जवार रखकर नृत्य करती है, ठीक है। इसमें जवारा में तो याद रखिएगा महिला सर पर महिला सर पर ज्वार रखकर नृत्य करती है, नृत्य करती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता रही जैसे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश का और कौन कौन सा नृत्य है, तो यह देखिएगा मध्य प्रदेश का जैसे अगर मैं लोक नृत्य की बात करूँ तो जैसे मटकी लोक नृत्य हो गया, ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके बाद आपको याद रखना है भवाई नृत्य हो गया, ये आपके मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक है। मटकी भवाई। इसके बाद आपको याद रखना है कौन सा हो गया, निमार, निमारी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको याद रखना और कौन सा हो गया आपका जो है गोरैया नृत्य, गोरैया नृत्य, ये भी आपके मध्य प्रदेश का है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है। तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य है एनिमेशन और ट्रांजिशन इंसर्ट करना। ऑप्शन बी बोल रहा है कि स्लाइड को मैसेज के रूप में एक्सपोर्ट करना। ऑप्शन सी आपसे बोल रहा है कि सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग फॉन्ट और लेआउट लागू करना, या फिर ऑप्शन डी एक साथ कई स्लाइड डिलीट करना। तो यहाँ पे आपको एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य आपको बताना है। तो ऑप्शन जो हमारा है ना वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी मतलब स्लाइड मास्टर का ये इसमें क्या उद्देश्य होता है कि एक बार अगर आप हेडर हो गया या फुटर लोगो कलर प्रिंट बैकग्राउंड ये जितने भी होते हैं अगर आप सेट कर देते तो वो पूरी जो प्रेजेंटेशन होती है ना उस स्लाइड पे वो खुद ही लागू हो जाता है, ठीक है। तो स्लाइड मास्टर का यही ये होता है, ठीक है। इसके बाद एनिमेशन और ट्रांजिशन इंसर्ट करना, तो ये एक अलग ही अलग से आता है जिसमें आप एनिमेशन और ट्रांजिशन इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन बी बोल रहा है कि स्लाइड को इमेज के रूप में एक्सपोर्ट करना है। तो स्लाइड को जो है ना वो आप इमेज के रूप में चाहे वो आप जेपीईजी हो या पीएनजी में जो है वो आप बदल सकते हैं, इसको सेव एज कर सकते हैं या फिर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि एक साथ जो है कई स्लाइड डिलीट करना, तो मास्टर स्लाइड्स को जो है डिलीट नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये आपको
आपको इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो लकड़ी का जलना, जल का उबलना, कागज काटना या बर्फ पिघलाना। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन जो प्रक्रिया होती है ये होती क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन जो है ये क्या होता है, जिसमें किसी पदार्थ की संरचना बदल जाती है और एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं इस टाइप के प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन हो या भौतिक परिवर्तन हो। ठीक है, जिसमें किसी पदार्थ की जिसमें किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है। रासायनिक संरचना बदल जाती है। रासायनिक संरचना बदल जाती है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। और नए पदार्थ का पदार्थ, ठीक है ना, नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक में जो होता है ना, उसमें आकार बदल जाता है। ठीक है, उसके गुण बदल जाते हैं या उसका घनत्व बदल जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें नए पदार्थ का नहीं बनता है, वो सेम ही रहता है। तो अब इसमें आप बताइए कि इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए जो है ना, ये आपका जो है ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, लकड़ी का जलना। अब देखिए, लकड़ी जलेगा तो लकड़ी जलने से क्या बनेगा, लकड़ी जलने से जो है ये आपका राख बन जाता है, जिसे हम ऐश कहते हैं। ठीक है, लकड़ी जलने से आपका क्या बन जाएगा, राख। ठीक है, राख बनता है। तो ये राख जो हो गया, ये आपका कौन सा एक नया पदार्थ हो गया। ठीक है ना, लकड़ी जलने से राख बनता है। लेकिन अगर आप जल को उबाल दीजिए, तो जल को उबाल दीजिए तो वो गर्म हो जाएगा, ठंडा से गर्म हो जाएगा, लेकिन जल जल ही रहेगा। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हुआ। कागज काटना, आप कागज को कितना भी छोटा काट दें, वो भले उसका आकार बदल जाएगा या मतलब कि छोटा हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा कि कागज का काटना, जैसे कि वो कागज ही रहेगा, वो छोटा हो जाएगा, उसका आकार परिवर्तन होगा, लेकिन पदार्थ का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, बर्फ का पिघलना, तो जो है पानी से आपका बर्फ बनता है और फिर बर्फ पिघल जाएगा तो फिर आपका जो है क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो वो तो पदार्थ इसमें सेम रहा। तो बस यही चीज आपको याद रखना है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन की एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखाती हूँ, जैसे कि आपका और कौन सा हो जाएगा, जैसे लोहे का जंग लगना। लोहे का जंग लगना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना, ठीक है, पहला हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है दूध का खट्टा होना। तो दूध अगर खट्टा हो जाएगा, दूध का खट्टा होना, तो वो किस में परिवर्तन आ जाएगा, वो दही हो जाएगा। लेकिन दूध को आप दूध जब खट्टा हो जाएगा तो क्या आप उसे दूध बना सकते हैं, नहीं बन सकता, क्योंकि दूध खट्टा होने के बाद वो जम जाता है। ठीक है, दूध का खट्टा होना, तो ये एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, दही बन गया आपका। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है भोजन का पचना। तो भोजन अगर एक बार आप पच जाएगा तो वो दोबारा ये होगा, भोजन बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो भोजन का पचना, तो ये सब जो है ये क्या हो गया, ये सब हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको भौतिक परिवर्तन के भी लिखा देती हूँ, ताकि एक साथ आपका रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों क्लियर हो जाए, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में आपको क्या याद रखना है, इसमें क्या होगा कि इसमें पदार्थ की आकृति आकृति हो गया, आकार हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है रंग हो गया, रंग। ठीक है ना, इसके बाद आपको याद रखना है अवस्था, ये सब बदल जाती है। ठीक है, अवस्था बदल जाती है, बदल जाती है, मगर परंतु
परंतु जो है उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, ठीक है ना। रासायनिक रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और भौतिक परिवर्तन का ये 3 जो उदाहरण है, ये आपके भौतिक परिवर्तन का ही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भारतीय पश्चिमी शिक्षा देने के लिए जो है आपको वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है ये किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, स्वामी विवेकानंद ने, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा वेदांत कॉलेज, ठीक है। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको याद रखना है, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी, ठीक है। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके बाद आपको राजा राम मोहन राय के बारे में याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ब्रह्म समाज की स्थापना की है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय ने की जो है ना 2 पत्रिकाएं जो है वो प्रकाशित हुई थी। तो इनकी जो पत्रिकाएं हैं वो कौन-कौन सी थी? पत्रिकाएं, ठीक है। तो इनकी 2 पत्रिकाएँ थी, एक था आपका संवाद कुमैदी और दूसरा था मिरातुल अखबार। संवाद कुमैदी और मिरातुल अखबार। ठीक है। तो संवाद कुमैदी और मिरातुल अखबार थे। इसमें आपको ये याद रखना है कि संवाद कुमैदी और जो मिरातुल अखबार था, बंगाली भाषा में ये प्रकाशित होता था, ठीक है। संवाद कुमैदी जो है ये कौन सी भाषा में? तो याद रखिएगा ये होता था आपका बंगाली भाषा में, ठीक है। कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। और जो आपका ये मिरातुल अखबार था ना, मिरातुल अखबार, ये कौन सी भाषा में होता था? ये होता था आपका फारसी भाषा में प्रकाशित होता था, ठीक है। ये कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, एक बार आपके प्रीवियस में पूछा गया हुआ प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा गया था कि अकबर राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने जो है उन्हें किसकी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दी? राजा की उपाधि दी। तो राजा की उपाधि जो है इन्हें किसने दी थी? तो याद रखिएगा अकबर द्वितीय ने। मुगल सम्राट अकबर जो है ना, अकबर अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है। अकबर द्वितीय ने दी, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मयूरभंज छौ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? तो मयूरभंज छौ जो है ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि छौ जो है ना ये आपके 3 प्रकार का है, ठीक है। छौ जो है, सबसे पहले यहाँ पे हम छौ नृत्य के बारे में बात करेंगे। छौ नृत्य, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि छौ नृत्य जो है ना ये आपका अर्धशास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। छौ जो है ये आपका अर्धशास्त्रीय नृत्य है।
अर्थशास्त्री नृत्य है, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये आपके 3 राज्यों में प्रचलित है छौ नृत्य। कौन कौन से 3 राज्यों में प्रचलित है? 3 राज्यों में प्रचलित है। 3 राज्यों में प्रचलित है, ठीक है। तो 3 राज्य कौन कौन से है, तो मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ वो राज्य। एक हो जाता है आपका ओडिशा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और तीसरा जो है ना वो हो जाता है आपका झारखंड, ठीक है। तो छह जो है तीन का, तो ओडिशा में जो है ये कौन से प्रकार का है, तो याद रखिएगा ओडिशा में जो है ना ये आपका हो गया मयूरभंज, ठीक है। तो ओडिशा में जो है ये छौ नृत्य का कौन सा प्रकार है? मयूरभंज है, ठीक है ना। और इसके बाद जो अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो पश्चिम बंगाल में कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल में आपका पुरुलिया छौ, ठीक है ना। यहाँ कौन सा होता है? यहाँ होता है पुरुलिया छौ, ठीक है। पुरुलिया छौ होता है। इसके बाद आपको याद रखना है झारखंड में जो है ये कौन सा होता है, तो झारखंड में होता है आपका सरायकेला, ठीक है। झारखंड में होता है सरायकेला, ठीक है। तो याद रखिएगा मयूरभंज जो होता है ना ये बिना मुखौटे वाला होता है, ठीक है। तो पूछा भी जाता है कि मयूर जो है कौन से जो छौ नृत्य का जो 3 प्रकार है इसमें से किस में जो है मुखौटे का प्रयोग नहीं होता है, तो याद रखिएगा इसमें जो है ना मुखौटों का प्रयोग नहीं होता है। मुखौटे का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो छौ नृत्य है ना इसे 2010 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसे शामिल किया गया है। सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, तो ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ तो जैसे झारखंड, तो झारखंड का कौन कौन सा और सा नृत्य होता है, तो झारखंड में झारखंड में याद रखिएगा आपका जो है पाइका, पाइका जो है ना ये झारखंड का लोक नृत्य है। पाइका हो गया, इसके बाद याद रखिएगा आप झूमर हो गया, ये है ना झारखंड का लोक नृत्य है, ठीक है। इसके बाद जो है मणिपुर की अगर मैं बात करूँ तो मणिपुर का आपका हो जाएगा जैसे कि लाई हरोबा हो गया, लाई हरोबा, लाई हरोबा हो गया, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा पुंग चोलम हो गया, पुंग चोलो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बिहार की अगर मैं बात करूँ तो बिहार में हो गया आपका जाट जाटिन, ठीक है। ये है ना आपके बिहार का लोक नृत्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण नाम क्या है, तो जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण नाम क्या है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो है ये हमारा होता है डीएनए का पूरा नाम, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि डीएनए के बारे में, तो याद रखिएगा कि डीएनए का जो सबसे मूल घटक जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका जो डीएनए का सबसे मूल घटक होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डीएनए का मूल घटक। तो याद रखिएगा डीएनए का मूल घटक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि ये जो है ना इसकी जो संरचना होती है वो घुमावदार सीढ़ी जैसी होती है, ठीक है। आपने देखा होगा इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है। इस तरीके से इसकी संरचना होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी अगर मैं बात करूँ डीएनए की संरचना, संरचना, ठीक है। तो डीएनए की संरचना कैसी होती है? घुमावदार सीढ़ी जैसी, सीढ़ी जैसी,
ठीक है, ये संरचना भी पूछा जाता है, मैं ऐसे ही नहीं लिखा रही हूँ, ये सारे पूछे जाते हैं, वही चीज़ आपको लिखा रही हूँ, ठीक है? इसके बाद आपको ये याद रखना है कि डीएनए जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा कोशिका के नाभिक में ये पाया जाता है, ठीक है? तो ये कहाँ पाया जाता है डीएनए? कोशिका के नाभिक में। कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है ना इसमें जो है ना 4 आधार होता है, ठीक है? डीएनए में जो है कितना आधार होता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा डीएनए में 4 आधार होता है, ठीक है? तो 4 आधार कौन-कौन सा होता है? तो एक हो गया आपका जो है एडेन, थायमिन, साइटोसिन और जो है आपका गुआनिन, ठीक है? हिंदी में लिख देती हूँ। एडेनिन, इसके बाद हो गया आपका थायमिन, ठीक है? इसके बाद हो गया आपका साइटोसिन, साइटोसिन और जो है आपका क्या हो गया गुआनिन, ठीक है? तो ये होता है और इसका जो काम होता है यानी इसका अगर मैं कार्य की बात करूँ कि डीएनए का कार्य क्या होता है तो याद रखिएगा ये जो है ना वंशानुगत जानकारी को जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, ठीक है? वंशानुगत वंशानुगत जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट गुजरता है? तो 24 डिग्री अक्षांश जो है आपको बताना है किस भारतीय राज्य के जो है राजधानी से सबसे निकट, जैसे रायपुर, भोपाल, दीसपुर या फिर पटना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये भी बता देती हूँ, रायपुर जो है ये किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा रायपुर जो है ना ये आपके छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक है? ये किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक है? इसके बाद आपको याद रखना है जो आपका भोपाल है, ये किसकी राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। दिसपुर जो है ये आपकी किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। और जो है आपके बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है? तो यहाँ पे अब आपको बोल रहा है कि राजधानी की जो है सबसे निकट से गुजरता है 24 डिग्री अक्षांश। तो बिहार की राजधानी से जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये आपके जो है ना बिहार जो है आपका ये आपका है 25.6 डिग्री अक्षांश पे स्थित है, ठीक है? 25.6 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, अक्षांश पर है, ठीक है? इसके बाद असम की राजधानी जो है आपका दिसपुर, ठीक है? तो असम जो है ना ये आपके 26 डिग्री अक्षांश पर है, ठीक है? इसके बाद जो आपकी मध्य प्रदेश जो है याद रखिएगा ये आपका है 23.5 डिग्री अक्षांश पर, 23.25 डिग्री अक्षांश पर है, ठीक है? और जो आपका जो छत्तीसगढ़ रायपुर है ना ये आपका जो है आपके 24 डिग्री यानी ये 21 डिग्री पर है, ठीक है ना? ये 21 डिग्री अक्षांश पर है। तो सबसे निकट कौन सा हो गया? तो सबसे निकट 21 डिग्री वाला होगा, क्योंकि ये 30 है, ये 26 है और ये 25 है, तो सबसे निकट 21 डिग्री वाला हो गया, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पृथ्वी की पपड़ी में कौन सी धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो पृथ्वी की पपड़ी में जो है कौन सी धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या फिर आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आपको अगर मैं बताऊँ तो सबसे अधिक भी एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है, एल्युमिनियम तो तीसरे नंबर पे आता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बताऊँ कि जो है कौन सी धातु सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो कौन-सी धातु सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वो पहले नंबर पे जो आता है, वो आता है आपका ऑक्सीजन।
दूसरे नंबर पे आपका आता है सिलिकॉन। तीसरे नंबर पे आता है आपका एल्यूमिनियम। इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर पे लोहा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो है ये आपके ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए एल्युमिनियम होगा। ठीक है। ऑक्सीजन जो है ये कितना पाया जाता है, तो लगभग 46% ऑक्सीजन पाया जाता है। सिलिकॉन लगभग 28% पाया जाता है। एंड एल्युमिनियम की बात करूँ तो 8%, और लोहा की बात करूँ तो 5% ये पाया जाता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूँ तो एल्युमिनियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, रासायनिक प्रतीक। ठीक है। तो इसका रासायनिक प्रतीक होता है एल। इसके बाद याद रखिएगा इसका परमाणु संख्या। तो इसका परमाणु संख्या होता है 13। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये कौन से समूह में आता है, तो याद रखिएगा ये आवर्त सारणी के समूह 13 में आता है। ठीक है। कौन से समूह में आता है, समूह 13, आवर्त सारणी। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के समूह 13 में आता है। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गुप्त और काल की राजनीतिक में भक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो गुप्त काल में जो भक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता था वो अधिकारी के लिए किया जाता था, या फिर जो है आपके याद रखना है प्रांत के लिए, राजा के लिए, या कर के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। प्रांत के लिए किया जाता था, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो अधिकारी होता था, तो अधिकारी का मतलब होता था जैसे कि ये इसके लिए जो है कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था, अधिकरण। ठीक है। इसके लिए कौन सा शब्द होता था, अधिकरण। अधिकरण शब्द प्रयुक्त होता था। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि राजा के लिए जो है आप सभी को पता ही होगा, राजा के लिए जो है महाराज, ये शब्द प्रयुक्त होता था। ठीक है ना, महाराज। ठीक है। और कर के लिए जो है ये आपको याद रखना है, गुप्त काल में कौन सा शब्द प्रयोग होता था, भोग। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं आपको कुछ और भी, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि कौन से शब्द, जैसे कि गुप्त काल में जो होता था विषय। ठीक है। विषय शब्द का प्रयोग किस लिए होता था, ये आपको बताना है। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ऊपरी ऊपरी शब्द का प्रयोग जो है ये किसके लिए होता था, तो जो ऊपरी होता था ना, जो राजा के द्वारा जो नियुक्त प्रांतीय अधिकारी जो होता था, उसे उसे उसके लिए जो है, उसके लिए कौन सा शब्द था गुप्त काल में, ऊपरी। ठीक है। राजा द्वारा नियुक्त, राजा द्वारा नियुक्त प्रांतीय अधिकारी। ठीक है। और जो विषय जो होता था ना वो किसके लिए होता था, विषय जो होता था वो छोटा प्रशासनिक क्षेत्र जो होता था उसके लिए, छोटा प्रशासनिक क्षेत्र के लिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम करे। तो इसमें जो है आपको बताना है कि जो शासक है उसका आपको क्रम जो है वो सही करना है। तो इसका जो क्रम है वो कैसे कैसे, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन पहले नंबर पे चंद्रगुप्त है, दूसरे नंबर पे चंद्रगुप्त द्वितीय है, तीसरे नंबर पे समुद्रगुप्त है, और कुमारगुप्त है। तो इसने सबसे पहले शासन इसमें कौन किया था, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो शासन था ना वो आया था चंद्रगुप्त का शासन, जो कि इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ हर बार कि मैंने जब भी पढ़ाया है, चाहे वो मैं किसी भी चीज़ का पढ़ाई हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि आप लोगों को शासन काल याद रखना चाहिए, क्योंकि शासन काल जो होता है इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तब शासन काल का याद होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम क्रम कर पाएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त थे, जो कि ये कौन थे, तो ये थे आपके गुप्त वंश के संस्थापक।
गुप्त वंश के संस्थापक। तो गुप्त वंश के संस्थापक थे, तो इनका जो शासन था ना वो 319 से लेकर के आपका 335 तक जो है इन्होंने शासन किया था, ठीक है, ईसा पूर्व तक। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जो पहले, इसके बाद चंद्रगुप्त के बाद जो है किसने शासन किया था? चंद्रगुप्त के बाद जो है समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। इन्हें जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इनका जो शासन था वो कब से कब तक था? तो इनका शासन था 335 से 375। 375 ईसा पूर्व, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरे नंबर पे किसने शासन किया था? तीसरे नंबर पे जो शासन किया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और इनका शासन कितना था? 375 से 415 ईसा पूर्व, ठीक है। इसके बाद तीसरा हो गया। इसके बाद जो है लास्ट आपका चौथा है कुमारगुप्त, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन है? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त का शासन जो था वो था आपके जो है 415 से 455, 455 ईसा पूर्व। और पांचवें नंबर पे कौन थे? तो पांचवें नंबर पे थे स्कंदगुप्त, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा नंबर मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ। पांचवें नंबर पे थे स्कंदगुप्त, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें 4 ही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इनका जो शासन था वो था 455 में इनका खत्म हुआ, तो 455 से लेकर के 467 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रम करिए, तो पहले नंबर पे चंद्रगुप्त आएगा जो कि सही है। दूसरे नंबर पे आपका समुद्रगुप्त आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3। तीसरे नंबर पे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो 2 हो जाएगा क्रम। उसके बाद जो है आपका चौथे नंबर पे कुमारगुप्त, तो 1, 3, 2, 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 1, 3, 2, 4, तो ये आप देख सकते हो ऑप्शन आपकी डी में है 1, 3, 2, 4। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और पांचवा अगर दिया रहता तो पांचवा 1, 3, 2, 4, 5 हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में स्कंदगुप्त का शासन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1947 में, 1955 में, 1962 में या फिर 1971? ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री की स्थापना जो है 1955 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है आपके कहाँ है? तो इसकी स्थापना जो है तमिलनाडु में हुई थी, ठीक है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा चेन्नई में, ठीक है। ये जो है याद रखिएगा भारतीय रेलवे का है ना सबसे बड़ा कोच निर्माण कारखाना है, ठीक है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कोच कारखाना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और खासकर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है क्या बनाया जाता है? तो यहाँ पे खासकर जो है वंदे भारत एक्सप्रेस के जो डब्बे जो है ना वो यहीं पे बनते हैं, तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। वंदे भारत के, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस के डिब्बे यहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक्सप्रेस अच्छे से लिख देती हूँ। एक्सप्रेस के डब्बे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, प्रारंभिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदाय द्वारा बनाई जाती है? तो प्रारंभिक रूप से जो है ये कौन से भारतीय राज्य के द्वारा बनाई जाती है, समुदाय के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बनाया जाता है आपके ओडिशा। तो याद रखिएगा सौरा चित्रकला जो है ना ये ओडिशा की जनजातीय चित्रकला कला है।
जो कि ये सौरा जनजाति द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। या देखिएगा ये कौन सी जनजाति द्वारा, तो सौरा चित्रकला जो है ये सौरा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद अगर मैं ओडिशा की कला की बात करूँ तो यह देखिएगा ओडिशा की कला कौन-कौन सी, तो जैसे कि पटचित्र, तो पटचित्र जो है ये ओडिशा की चित्रकला हो गई, ठीक है। इसके बाद ये देखिएगा और कौन सी हो गई, तो और हो गया आपका ये कंद चित्रकला, ये भी आपके ओडिशा का चित्रकला है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है आपका जो है ताड़पत्र चित्रकला, ये भी कहाँ की है, ताड़पत्र चित्रकला ये भी आपकी ओडिशा की है, ठीक है ना। तो ताड़पत्र जो है ना याद रखिएगा, इस पे जो है ना जो ताड़पत्र जो होता है इस पे खुदाई करके और उस पर जो है रंग भरकर जो है ये चित्र बनाई जाती है, ये आप देखते हैं, ठीक है। और जो आपका जो है ये क्या कहते हैं पटचित्र, तो पटचित्र जो है याद रखिएगा ये कपड़े या फिर जो है पत्ते पर बनाई जाती है, ठीक है। और जो आपका जो है कंद, तो कंद जो है ना याद रखिएगा ये दीवारों पर जो डिजाइन होती है ना उस पे बनाया जाता है ये चित्रकला, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरे अफगान साम्राज्य का जो अंत हुआ था, इन सभी चीजों को एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि उस शासक का नाम क्या था, तो उस शासक का नाम था हुमायूं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, और बाबर का जो था ना वो बाबर जो है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को इसने हरा करके जो है 1526 में मुगल की जो है स्थापना की थी, ठीक है ना। मुगल सत्ता में आई थी, ठीक है। मुगल स्थापना हुई मुगल वंश की, ठीक है। इसमें जो है आपको याद रखना है कि इसके बाद जो है बाबर की जो मृत्यु हो गई थी, तो इसकी मृत्यु कब हो गई थी, तो बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ, उसके बाद 1530 के बाद जो है हुमायूं आया, ठीक है। तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर हुमायूं था। तो यहाँ पे हुमायूं से रिलेटेड देखेंगे तो देखिए इसका दो शासनकाल था। सबसे पहले जो था पहला शासनकाल, तो पहला शासनकाल जो था ना वो था 1530 से 1540। 1530 से 1540 में था, जिसमें जो है 1530 से 1540 जो था ना, तो इसमें एक युद्ध हुआ था जो कि किसमें 1540 में आपका कौन सा युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1540 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा युद्ध हुआ था, इसमें हुआ था कन्नौज का युद्ध, ठीक है। और ये जो कन्नौज का युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था, तो कन्नौज का युद्ध हुआ था जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, ठीक है। जिसमें जो है हुमायूं जो है ये हार गया था, तो इसमें जीत किसकी हुई थी, शेरशाह सूरी की, ठीक है। तो इसके बाद जो है हुमायूं मतलब कि ईरान में रहा। इसके बाद जो है हुमायूं 15 वर्ष तक, ठीक है, 15 वर्षों तक जो है हुमायूं कहाँ था, 15 वर्षों तक हुमायूं ईरान में था, ठीक है। तो इसके बाद जो है इसमें कौन सी सत्ता का स्थापना हुआ था, तो यहाँ पे याद रखिएगा तब हुआ था आपके शेरशाह सूरी की जो स्थापना थी ना उस इसने स्थापना की, ठीक है, सूरी वंश की। इसके बाद जो है फिर ये 15 वर्ष तक ईरान में रहने के बाद जो है हुमायूं दोबारा वापस आया था, जो जब इसका दूसरा शासनकाल स्टार्ट हुआ, ठीक है, दूसरा शासनकाल, ठीक है। तो हुमायूं हुमायूं जो है दूसरी बार जब आया तो कब आया था, 1555 से लेकर के 1555 से 1556 तक था। जिसमें जो है 1555 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1555 में एक युद्ध हुआ था जिसे हम कौन से युद्ध के नाम से जानते हैं, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, ठीक है। और ये युद्ध जो हुआ था ना ये इसमें जो है ना ये युद्ध हुआ था, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ही हुआ था। तो इसमें जो जीत किसकी हुई थी, इसमें हुमायूं की जीत हो गई, ठीक है, हुमायूं की जीत हो गई।
हुमायूं की जीत हो गई और मुगल सत्ता जो है, मुगल वंश की दोबारा जो है वो पुनः स्थापित हो गया। और जो दूसरा अफगान साम्राज्य था जो कि सूरी वंश का था, उसका अंत हो गया। ठीक है, इसी हुमायूं की जो है मृत्यु हो गई सीढ़ी से गिरने के बाद। ठीक है ना, और उसके बाद जो है अकबर शासन में आया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यही था, 1555 में जो है अपना हारा हुआ राज्य इसने वापस पा लिया था। कब हारा था? 1540 ईस्वी में ये कन्नौज के युद्ध में हार गया था और सूर्यवंश की स्थापना हुई। फिर 1555 में ये दोबारा लौटा, जिसमें सरहिंद का युद्ध हुआ और इसमें हुमायूं की जीत हो गई और इसने अपना साम्राज्य जो है मुगल वंश को पुनः स्थापित किया। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नदी के तल में गड्ढे बनना किसका उदाहरण है? तो नदी के तल में गड्ढे बनना जो है ये इरोजन का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो गड्ढे बनता है ये कैसे बनता है, तो जो नदी का बहाव होता है ना, और उसमें जो मौजूद जो कण होते हैं जैसे रेत या फिर पत्थर जो होता है, वो नदी के तल को जो है क्या करते हैं, गिराते हैं और उसमें क्या करते हैं, गड्ढे बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है इरोजन का उदाहरण होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ आपका जो है हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, खनिज जल के साथ जो है, याद रखिएगा, प्रतिक्रिया करके जो है ये बदलता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, खनिज जल के साथ प्रतिक्रिया करके बदलता है। जल के साथ प्रतिक्रिया करके बदलता है। बदलता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो कोरोजन होता है ना, ये भी आपका जो है, ये भी आपका रासायनिक क्रिया है। इसमें क्या होता है, धातु या फिर जो जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं, जो लोहे का जो जंग लगना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, लोहे का जंग लगना जो है ये क्या कहलाता है, कोरोजन। लोहे का जंग लगना क्या कहलाता है, कोरोजन। और वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो एट्रीजन होता है, ये कणों कण जो है ना, ये आपस में टकराते हैं। ठीक है ना, तो आपस में टकरा कर जो है ये क्या होते हैं, गोल हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीजन। कणों का आपस में टकराकर गोल हो जाना, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका एट्रीसन हो जाना। लोहे का जंग लगना कोरोजन, नदी के तल में गड्ढे बनाना इरोजन, और खनिज जल के साथ जो प्रतिक्रिया करके बदलता है उसे हम हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो कौन सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जो पंजाब में स्थित है? तो ऑप्शन हमारा जो है ना, ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोपड़ जो है ना, ये पंजाब में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो रोपड़ जो है ना, ये आपके सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा का जो अर्थ होता है ना, ये क्या होता है, पहले ये याद रखिएगा। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी, चूड़ियां। जैसे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, वैसे ही कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि जो कालीबंगा है, ये आपके जो है कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा ये आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा ये जो है आपके जो है कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा ये आपके घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा आपका हो गया
रोपर हो गया, कालीबंगा हो गया, इसके बाद बनवाली। तो बनवाली जो है ये आपका कहाँ है, तो बनवाली जो है ये आपके हरियाणा में, ठीक है। बनवाली आपके हरियाणा में, और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। इसके बाद आ जाते हैं आपका कोट दीजी। तो कोट दीजी जो है ये आपका भारत में नहीं बल्कि ये पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे है। पाकिस्तान में है, और दूसरा याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है। तो जो संघीय विवाद होता है जो सुप्रीम कोर्ट का, एक होता है मूल क्षेत्राधिकार और एक होता है आपका रीट क्षेत्राधिकार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मूल क्षेत्राधिकार और रीट क्षेत्राधिकार के बीच का अंतर आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि संघीय विवाद क्षेत्राधिकार दीवानी मामलों पर लागू होता है, जबकि रीट क्षेत्राधिकार जो है ये फौजदारी मामलों पर लागू होता है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि संघीय विवाद क्षेत्राधिकार का उपयोग स्व प्रेरणा से किया जाता है, जबकि रीट क्षेत्राधिकार के लिए जो है वो याचिका की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि संघीय विवाद क्षेत्राधिकार परामर्शी होता है, जबकि रीट क्षेत्राधिकार जो है वो बाध्यकारी होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि संघीय विवाद क्षेत्राधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के लिए, जबकि रीट क्षेत्राधिकार जो है वो उच्च न्यायालय के साथ समवर्ती है। तो बताइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संघीय विवाद क्षेत्राधिकार जो है वो परामर्शी होता है, जबकि रीट क्षेत्राधिकार जो होता है ना ये बाध्यकारी होता है। तो ऑप्शन इसका हमारा जो है ना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो परामर्शी, जो क्षेत्राधिकार परामर्शी होता है और बाध्यकारी, इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, तो जो संघीय विवाद क्षेत्राधिकारी होता है ना, जिसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राज्य और केंद्र के बीच जो विवाद होते हैं उस पर जो सुनवाई करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परामर्शी स्वरूप कहते हैं, ठीक है ना। यानी ये परामर्शी हो गया। केंद्र और राज्य के बीच के विवादों पर जो सुनवाई होता है वो हमारा परामर्शी हो गया, ठीक है ना। रीट क्षेत्राधिकार क्या हो गया, जो कि बाध्यकारी होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जो है ये रीट जारी करता है। और आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है वो कितने प्रकार की रीट जारी करता है, 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, ये सब है, ठीक है ना। अधिकार परीक्षा ये सब होगा। तो ये सब 5 जो है ये 5 प्रकार की रीट जारी करता है मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए, जो कि ये बाध्यकारी होता है और इसका पालन करना जो है ये अनिवार्य होता है, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। मूल क्षेत्राधिकार और रीट क्षेत्राधिकार में यही डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो खजुराहो नृत्य उत्सव जो है ये कौन से वर्ष स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा ये जो किया गया था वो 1975 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन हमारा जो है ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें इसको जो है ना विश्व स्तर पे पहचान दिलाने के लिए जो है एक खजुराहो नृत्य उत्सव को शुरुआत किया गया। उसके बाद याद रखिएगा कि खजुराहो नृत्य उत्सव जो है ये कहाँ होता है, तो याद रखिएगा ये होता है आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। छतरपुर जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये जो होता है ये कौन से मंदिर में ये होता है, तो याद रखिएगा खजुराहो मंदिर में, ठीक है। खजुराहो मंदिर में आयोजित होता है। खजुराहो मंदिर में आयोजित होता है। इसके बाद यहाँ पे हम खजुराहो मंदिर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये कौन सी शैली में बनी हुई है, तो खजुराहो मंदिर जो है ना ये आपके नागर शैली में बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो ये यूनेस्को में भी शामिल हुआ है तो 1986 में, ठीक है। याद रखिएगा 1986 में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल किया गया,
ठीक है? और इसके बाद याद रखिएगा कि इसका जो खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है चंदेल वंश के द्वारा जो है ये निर्मित हुआ था, ठीक है ना? ये कौन से वंश के द्वारा? तो चंदेल वंश के द्वारा निर्मित हुआ है। चंदेल वंश के द्वारा निर्मित हुआ है। इसके बाद आपको याद रखना है कि खजुराहो मंदिर में भी आपका बहुत सारा मंदिर आता है, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर हो गया, लक्ष्मण मंदिर हो गया, इसके बाद जो है आपका वराह मंदिर हो गया। तो ये सब खजुराहो मंदिर में होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा खजुराहो नृत्य उत्सव 1975 में हुआ और खजुराहो मंदिर में होता है, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, ठीक है? ये नागर शैली में है। 1986 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया और इसका निर्माण जो है वो चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा जो है निर्मित हुआ है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो गाइज़ आपका सेशन यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड आप लोग अगर यहाँ तक लास्ट तक आपने देखा है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि आप यहाँ पे पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो आप मुझे टेलीग्राम पे कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा पीडीएफ के लिए, ठीक है? तो कमेंट अगर आप करेंगे तो आपको मैं टेलीग्राम पे जो है ये मैं पीडीएफ दे दूँगी, ठीक है? टेलीग्राम पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, और ऐसे ही सीरीज़ के लिए अगर आपको आगे देखना है ब्रह्मांड सीरीज़ रेलवे एनटीपीसी का, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।